भारत के 28 राज्यों में से एक उत्तराखंड के प्रमुख शहर हल्द्वानी। आप सभी का इवनिंग न्यूज में स्वागत है। रमजान इस्लाम धर्म का सर्वाधिक पवित्र महीना है। यह हिजरी कैलेंडर का 9वां महीना होता है। इस दौरान मुसलमान सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक रोजा रखते हैं। यह केवल शारीरिक भूख प्यास का त्याग नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि और अल्लाह की इबादत का प्रतीक है। धार्मिक दृष्टि से रमजान का महत्व अत्यंत ही गहरा है। इस महीने पैगंबर मोहम्मद पर कुरान शरीफ का अवतरण हुआ था। यह महीना कुरान की तिलावत, तरावीह, नमाज और विशेष इबादतों से भरा हुआ है। लैलतुल कद्र, जिसे सबरे कद्र कहा जाता है, इस महीने की एक रात है जो हजारों महीने उत्तम मानी जाती है। इसमें दुआएं कबूल होती हैं। रोजा में इंसान नियंत्रण करने की शक्ति आती है, इसलिए वो गुस्सा, झूठ और बुराइयों से दूर रहता है। ज़कात और सदका देना इस महीने का अनिवार्य हिस्सा है, जो अल्लाह की राह में दान को प्रोत्साहित करता है। रमजान समानता, भाईचारे और सहानुभूति का उत्सव, जो अमीर गरीब सब एक साथ रोजा रखते हैं, जिसमें गरीबी की पीड़ा समझ में आती है। सामूहिक इफ्तार व नवाज से सामाजिक एकता मजबूत होती है। रमजान वास्तव में एक ऐसा चंद्रमा है जो अंधेरे को रोशन करता है व दिलों को जोड़ता है। स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अधिकारी ने बताया कि सुबह दिल्ली के 3 स्कूलों को मेल के माध्यम से बम की धमकी मिली है। द्वारका स्थित सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल और सेंट थॉमस स्कूल तथा पश्चिम एनक्लेव स्थित डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल को भेजे बम की धमकी वाले ईमेल के बारे में जानकारी मिली है। एहतियातन के तौर पर दमकल गाड़ियों और बचाव दल तुरंत संबंधित स्थानों पर भेजे गए। इधर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को दिल्ली जल बोर्ड की 2158 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को एक श्रृंखला का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी, जिसका उद्देश्य राजधानी में जल आपूर्ति और सीवरेज उपचार संरचना को मजबूत करना है। रेखा गुप्ता ने व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए जल बिल भुगतान में छूट का जो यूनियन अगस्त तक बढ़ाने की घोषणा की है। तोड़ापुर के रामलीला मैदान में बोलते उन्होंने कहा, इस परियोजनाओं के में शहर के कई हिस्सों, विशेष रूप से राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से जल और सीवर संबंधी समस्याओं का समाधान होगा। इधर विधायक ने दिया इस्तीफा। अटकलों के बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के पलक्कड़ जिला सचिवालय के पूर्व सदस्य पीके शशि केरल में संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा के हाथ मिला सकते हैं। उन्होंने गुरुवार को केरल पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और पर्यटन सचिव को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। जी हाँ, विधायक ने पार्टी ने बढ़ते मतभेद के भी अपना इस्तीफा दिया है, ऐसी बात कही जा रही है। श्री शशि ने बाद में मीडिया को बचाव देते हुए कहा, उनका इस्तीफा पूरी तरह से निजी कारणों से था और उनका यूडीएफ में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि शुक्रवार को उनके औपचारिक रूप से मीडिया में मिलने की उम्मीद है। अभिनेता विजयकांत द्वारा स्थापित देशीय मुरोपोक्कू द्रविड़ कड़गम यानी कि डीएमडी के गुरुवार को डीएमके गठबंधन में शामिल हो गए। इसके नेता प्रेमलल्ला विजयकांत चेन्नई में डीएमके के मुख्यालय अन्ना अरिवलयम में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके के अध्यक्ष एमके स्टालिन की मुलाकात की। उनके साथ भाई एलके सुधीर भी थे। बैठक में उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन और डीएमके सदस्य दल के नेता कनिमोझी और वरिष्ठ नेता केएन भी उपस्थित थे। तमिलनाडु विद्युत वितरण निगम लिमिटेड गर्मियों के दौरान उच्च लागत वाली बिजली की खरीद से बचने के लिए मध्यम अवधि के अनुबंध के तहत 1500 मेगावाट बिजली की खरीद के लिए जल्द ही निविदा जारी करेगा। यह निविदा प्रक्रिया तमिलनाडु नियामक आयोग के उस आदेश के मद्देनजर शुरू की गई है, जिसमें TNDPL को वित्त स्वामित्व और संचालन दिशा निर्देशों के आधार पर 1500 मेगावाट बिजली की खरीद के लिए 5 साल की अवधि के लिए एक एकल माध्यम के आवेदन निविदा जारी करने की अनुमति दी गई है। इधर ईडी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कड़ा विरोध दर्ज कराया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने 8 जनवरी की पिछले माह की वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ राजनीतिक परामर्श कर फर्म IPAC के कार्यालय में यानी कि IPAC में चल रही छापेमारी के दौरान अवैध रूप से घुसपैठ करके सत्ता का घोर और स्पष्ट दुरुपयोग किया है। ईडी ने बनर्जी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ CBI से 2742 करोड़ के कोयला तस्करी मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में सबूत के तौर पर माने जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सामग्री को ले जाने के आरोप में जांच की मांग की। आपको बताया जाए IPAC के ऑफिस में जब ये छापा मारा था। इधर RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने बुधवार को लखनऊ में RSS के एक जनसंख्या कार्यक्रम में कहा, भारत एक दिन वैश्विक दक्षिण का नेतृत्व करेगा और तब कोई भी राष्ट्र या कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। ग्लोबल साउथ से तात्पर्य दक्षिणी गोलार्ध में से उन देशों है जिन्हें विकासशील, कम विकसित या अविकसित माना जाता है। सीआरपीएफ के एक अधिकारी ने बताया कि पिछले साल अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद सीआरपीएफ ने जम्मू कश्मीर में करीब 3000 फीट से 6000 फीट की ऊंचाई पर 43 अस्थायी परिचालन से जुटे स्थापित किए। अधिकारी ने कहा कि यह उन टेररिस्टों की पहचान करने, उन्हें खदेड़ने की नई रणनीति का हिस्सा है जो कश्मीर घाटी के निचले इलाकों से काम करने के बजाय ऊपरी इलाकों में चले गए। 6000 फीट से अधिक ऊंचाई पर टेररिस्ट सक्रिय बने हुए हैं। इधर लोकल में आते हैं, चुनाव के नजदीक आते ही फिर से उछला बिंदु कत्था का राजस्व विभाग का दर्जा। जी हाँ, लालकुआ के जनता इंटर कॉलेज में बड़ी संख्या में लोग उमड़े।
वर्षों पुरानी मांग को लेकर बुधवार को बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आ गए थे। पहले जनता इंटर कॉलेज में जनसभा की, उसके बाद लाल कुआं तक जुलूस निकाला। तहसील पहुंचकर सीएम को ज्ञापन दिया और डीएम रियाल को सौंपा। चेतावनी दी, जल्द बिंदु खत्ता को राजस्व गांव घोषित नहीं किया तो बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बिंदु खत्ता संघर्ष समिति के संयोजक कैप्टन इंद्र सिंह पनेरी के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने राजस्व गांव की मांग पुरजोर तरीके से उठाई। वक्ताओं ने कहा यह केवल जमीन का मामला नहीं बल्कि हजारों परिवारों के भविष्य का, सम्मान का और मालिकाना अधिकारों से जुड़ा प्रश्न है। इस मौके पर पूर्व मंत्री दुर्गापाल जी, बिंदु खत्ता को शीघ्र राजस्व घोषित किया जाना चाहिए। उनके कारण बनाई गई नगर पालिका का विरोध हुआ था, उन्हें पीड़ा हुई थी, वो आज भी है, ये बात उन्होंने कही। यदि नगर पालिका बनी रहती तो क्षेत्र में और अधिक विकास हो चुका होता। उन्होंने कहा अस्पताल, स्कूल, ITI सहित अनेक विकास कार्य पूर्व की कांग्रेस सरकार की देन है। इधर माले के इंद्रेश मैक्रो ने आरोप लगाया प्रदेश सरकार भूमिहीन को हटाने का कार्य कर रही है। लोगों को एकजुट होकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी होगी। कैप्टन हीरा सिंह बिष्ट और कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष पुष्कर दानू ने किया इस बात का। संयोजक पनेरी ने लालकुआं के साप्ताहिक अवकाश के बावजूद गोला नदी खोलने, स्कूलों को खोलने के सरकारी आदेश के विरुद्ध में तानाशाही करार दिया। इधर 8 जुलाई 2023 को बिंदु खत्ता के राजस्व विभाग घोषित करने का दावा उत्तराखंड स्तरीय समिति में प्रस्तुत किया गया। 19 जून 2024 को जिला स्तरीय समिति से स्वीकृति देते हुए शासन को भेजा। 11 नवंबर 2025 को फाइल को पुनः उपखंड स्तरीय समिति को वापस भेजे जाने से स्थानीय लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। माना जा रहा है कि इससे बिंदु खत्ता को राजस्व घोषित करने में बहुत दिक्कत आएगी, इसलिए लोगों में आक्रोश है। इधर हाई कोर्ट में बम की सूचना से मिलने से हड़कंप मच गया। IG रिद्धिमा अग्रवाल, SSP मंजूनाथ मौके पहुंचे और पूरी टीम पहुंची। जी हाँ, ईमेल पहुंचा है आज फिर और इससे हड़कंप मचा है। उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल को एक धमकी भरा ईमेल प्राप्त करने की सूचना पर पुलिस प्रशासन तत्काल सक्रिय हो गया और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर कार्रवाई की प्रारंभ की गई। सूचना मिलते ही खुद IG रिद्धिमा अग्रवाल मौके पहुंची और उन्हें स्थलीय निरीक्षण किया। उनके निर्देशन में व्यापक बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई। यह न्यायालय परिसर में सघन चेक इन, एंटी सबोटाज, डॉग स्क्वाड, PDS दर का दस्ता पहुंचा। सभी प्रवेश द्वारों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर प्रत्येक आगंतुक को गहन तलाशी सुनिश्चित की गई। सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु स्थानीय पुलिस के अतिरिक्त एक कंपनी PSC तथा ATS की टीम भी तैनात की गई। उच्च न्यायालय के प्रत्येक एंट्री गेट पर बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत ऑथराइज लेटर जारी किए जाएंगे तथा बाहरी व्यक्तियों की एंट्री केवल उक्त प्राधिकृत पत्र के आधार पर ही सुनिश्चित की जाएगी। वही व्यक्ति एंट्री कर सकता है। IG कुमार द्वारा विशेष रूप से निर्देशित किया गया है, जो उसके दिशा निर्देश हैं कि न्यायालय में सुरक्षा घेरा सुनिश्चित किया जाए। कैमरों की जो है 24 घंटे 7 दिन मॉनिटरिंग की जाए। साइबर सेल द्वारा प्राप्त ईमेल की तकनीकी जांच कर स्रोत का शीघ्र पता लगाया जाए। जी हाँ, लगातार आज आपने देखा भी होगा कि लगातार चेकिंग चल रही है। पिछले 3 दिनों 4 दिनों से ये मामला चल रहा है, हालांकि निकला फेक है। उन्होंने कहा कि मोबाइल पहचान पत्र का विवरण आगमन समय अंकित किया जाए, जिससे हर चीज की मॉनिटरिंग किया सके। कोई भी गंभीर दुर्घटना होती है तो उस मामले की हम जांच कर सकें। करीब 2 घंटे तक IG रिद्धिमा अग्रवाल और SSP मंजूनाथ जी लगातार मौके पे बने रहे। उन्होंने प्रेस को ब्रीफ भी किया। उन्होंने कहा IP एड्रेस जो है बाहर का भी मिला है, देश के बाहर से भी लोगों को मिला है। तो खबर संसार ने सवाल भी किया था, तो उन्होंने बताया कि पाक का मामला तो इंटरनेशनल मामला बनता है। इधर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय शोध समीक्षा कार्यशाला का सफल समापन। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय शोध प्रगति परीक्षा की समीक्षा कार्यशाला का आज सफलतापूर्वक समापन हुआ। कार्यशाला के तीसरे एवं अंतिम दिन का प्रथम तकनीकी सत्र प्रख्यात विशेषज्ञ डॉक्टर शिवानंद कंबाई, पूर्व उपाध्यक्ष टाटा कंसल्टेंसी सर्विस द्वारा संचालित किया गया। अपने व्याख्यान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अवधारणा, उसके विकास क्रम तथा अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में उसकी बढ़ती प्रासंगिकता विस्तृत एवं ज्ञानवर्धक पर चर्चा की गई। इधर छात्र छात्रों के बीच पहुंचकर दून पुलिस ने चलाई जागरूकता की पाठशाला विकास नगर में। छात्र छात्रों तथा आम जनमानस को साइबर अपराध, महिलाओं संबंधी अपराधों तथा नशे के विरुद्ध किया जागरूक। अपने अपने क्षेत्रों में स्थित शिक्षण संस्थानों में अध्ययन छात्र छात्राओं को साइबर अपराधों, महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों तथा नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने हेतु जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। निर्देशों के क्रम में विकास नगर पुलिस द्वारा SGRR पब्लिक स्कूल में जाकर स्कूली छात्र छात्राओं और अध्यापक गणों तथा आम जनमानस को महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों और नशे के दुष्प्रभावों तथा उसके बचाव, साइबर अपराधों के तौर तरीके और उसको लेके विस्तृत रूप से उन्हें जागरूक किया गया। और
छात्र छात्राओं को घरेलू हिंसा और छेड़छाड़, नशेतर, साइबर अपराधों के बारे में भी विस्तार से उनके सवाल जवाब लिए गए और उनका जिज्ञासाओं के साथ शांतिपूर्वक उनको उत्तर दिया गया। जी हाँ, लगातार ये मामले चलते हैं तो आप समझते ही हैं कि इस तरह के मामले लोगों में चलते ही हैं। इधर लगातार 3 कार्रवाई सत्रों के मजबूती के बावजूद सप्ताह के चौथे दिन भारतीय शेयर बाजार में जोरदार गिरावट देखने को मिली। शुरुआती बढ़त के बावजूद दोपहर में बाद बाजार में बिकवाली हावी हो गई। निवेशकों को करीब 7.55 लाख करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। इंट्रा डे ट्रेडिंग के दौरान सेंसेक्स करीब 1400 अंक लुढ़क गया। अंत में बीएसई सेंसेक्स 1236 अंक गिरकर 82,498 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 50 लगभग 400 अंक फिसलकर 25,454 के स्तर पर बंद हुई। बीएसई का कुल मार्केट कैप घटकर करीब 464 लाख करोड़ रुपए रह गया। कल बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड इलेक्शन को लेके काउंटिंग चालू है। बिल्कुल एबीसी तरीके से होगी, यानी कि ए फॉर अल्मोड़ा, बी फॉर बागेश्वर, सी फॉर चंपावत और डी फॉर देहरादून, फिर हल्द्वानी का नंबर आएगा। तो इस तरह लगातार ये कल की काउंटिंग चालू होगी। 3 से 4 दिन लगेंगे। नैनीताल क्लब में काउंटिंग होगी। इधर रुद्रपुर में सरस आजीविका मेला अभी भी चल रहा है। वहाँ स्टॉल लगे पड़े हैं और लोगों की अच्छी खासी भीड़ आ रही है। दूसरा साथियों, हम रिफ्लेक्टर का मामला लगातार उठा रहे हैं। रिफ्लेक्टर आप समझ सकते हैं, लोगों की गाड़ियां आती हैं और ये रिफ्लेक्टर नहीं देख पाते हैं और इसकी वजह से एक्सीडेंट भी होते हैं। इस तरह के कई एक्सीडेंट हुए हैं और इसको हमने विभाग को चेताया भी। अभी हाल में डॉक्टर हरभजन का भी एक्सीडेंट हुआ था। स्पीडली बाइक चल रही थी, हालांकि सब लोग आए थे, लेकिन ढाक के पास इधर सिटी मजिस्ट्रेट ने थोड़ा कहा भी था तो उनका अगले दिन ट्रांसफर भी हो गया। चलो, वो कई रीजन हो सकते हैं। तो साथियों, आशा है आपको खबरें ज्ञानवर्धक और लग रही होंगी और जागरूक अपडेट लगातार हम खबर संसार आपकी कर रहा है। इसी के साथ में मनोज आर्य, खबर संसार के लिए जय हिंद।